हाय दोस्तों, UPPCL 2.0 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक लेकर के आया हूँ जो बिहार PCL और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल का आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए आज के ये हमारे प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है कॉपर की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, कॉपर की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या 1 होती है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक बात आपको बता दें, कॉपर जो है ये एक अच्छा चालक है, ठीक है, एक अच्छा चालक है और अच्छे चालक जो होते हैं उनकी अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। या तो एक इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होगा या 2 होगा या 3 होगा। अगर इन 3 में से कोई भी एक चालक अगर मिलता है तो उनको अच्छे चालक की श्रेणी में रखा गया है। अगर किसी भी पदार्थ की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, वह होता है सेमीकंडक्टर, जिसको हम अर्धचालक कहते हैं। यदि किसी चालक की अंतिम कक्षा में 5, 6 और 7 में से कोई भी एक संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है तो इनको बैड कंडक्टर कहा जाता है, बैड कंडक्टर, ठीक है ना, बैड कंडक्टर कहा जाता है। और यदि किसी पदार्थ की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाते हैं तो वो होता है कुचालक, ठीक है, वो होता है कुचालक। याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किरचॉफ का करंट कानून या करंट लॉ, ठीक है ना, किरचॉफ का करंट लॉ किस सिद्धांत पर आधारित है। ये झारखंड के पेपर में पूछा गया है पिछली साल 2023 में और इसके ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ओम का नियम, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, संवेग का सिद्धांत। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, किरचॉफ का करंट कानून। इसको हम दोस्तों KCL के नाम से भी जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। इसका फुल फॉर्म होता है किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है ना। और या फिर आवेश संरक्षण या इसी को कहा जा सकता है धारा संरक्षण। क्या? धारा संरक्षण, ठीक है ना। आवेश संरक्षण या धारा संरक्षण के सिद्धांत पर किरचॉफ का करंट लॉ कार्य करता है। किरचॉफ के जो नियम होते हैं, ठीक है ना, किरचॉफ जो है ये किरचॉफ महोदय ने कितने, जो किरचॉफ जी थे, ठीक है ना, जो किरचॉफ जी थे, किरचॉफ महोदय ने मुख्य रूप से, ठीक है ना, कितने नियम दिए थे। किरचॉफ ने मुख्य रूप से 2 नियम दिए थे। एक दिया था KCL और एक दिया था KVL। इसको किरचॉफ करंट लॉ और इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो किरचॉफ करंट लॉ, जो KCL होता है, ये आवेश संरक्षण, ठीक है ना, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो KVL है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें से जो पहला नियम है KCL, ये क्या बताता है, इसको पॉइंट लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, या पॉइंट लॉ, ठीक है ना, पॉइंट लॉ या बिंदु नियम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम धाराओं का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना, धाराओं का नियम, ठीक है ना, धाराओं का नियम। इसी को हम बिंदु लॉ या पॉइंट लॉ, धाराओं का नियम या जंक्शन लॉ, ठीक है ना, जंक्शन लॉ के नाम से भी इसी को जाना जाता है, ठीक है ना। ये नियम क्या है? ये नियम है जब किसी चालक में किसी संधि बिंदु पर, किसी संधि बिंदु या जंक्शन पर
मिलने वाली किसी चालक में किसी संधि बिंदु पर या जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है ना? क्या होता है? बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यह अवस्था क्या कहलाती है? होता है। तो इस अवस्था में हो जाएगा आपका सिग्मा i इक्वल टू 0। और इसका जो आपको चित्र मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? इस प्रकार से मिल सकते हैं बने हुए। इसमें I1 I2 कहीं से धारा निकल रही है और कहीं को धारा अंदर की तरफ जा रही है। इस पोजीशन में आपको इसके चित्र मिलेंगे। ये किरचॉफ के नियम से संबंधित है। इसके न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं? जब किसी चालक से धारा अंदर जा रही है, जितने चालकों से धारा अंदर की तरफ जा रही है उनको एक साथ जोड़ लेते हैं, और जितने चालकों से धारा बाहर की तरफ जा रही है उनको एक साथ जोड़ लेते हैं। लास्ट में क्या करते हैं? इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो जिस धारा का आपको वैल्यू निकालना होता है वो आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, किरचॉफ का सेकंड नियम, इसको हम KVL के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है ये ऊर्जा संरक्षण, ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसी को पासों का नियम भी कहा जाता है। किसका? पासों का नियम। ठीक है ना, पासों का नियम भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, पासों का नियम या बंद पास का नियम लूप लॉ आदि नामों से जाना जाता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को इन विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी बंद परिपथ में इसका परिभाषा क्या है? किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा I तथा उसमें लगने वाले प्रतिरोध, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा I तथा उसमें लगने वाले प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसी बंद पास में लगने वाले EMF विद्युत वाहक बल EMF के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। इसमें हम कह सकते हैं सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E, या हम लोग लिख सकते हैं इसको सिग्मा IR माइनस सिग्मा E इक्वल टू 0। तो दोस्तों हो सकता है कि इस बार की परीक्षा में इसको पूछ दिया जाए, ये दोनों के दोनों रूल पूछ दिए जाएं या दोनों में से कोई एक रूल पूछ दिया जाए तो आप आसानी से इसको मार सकते हैं। ठीक है ना? तो याद रखना कि किसी बंद पास में
किसी बंद पास में बहने वाली धारा जो होती है I तथा उसी पास में लगने वाले प्रतिरोधों R जो होते हैं उनके गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है उसी बंद पास में लगने वाले EMF या विद्युत वाहक बल, ठीक है ना, उसी बंद पास में लगने वाले जो EMF होते हैं EMF के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। तो ये है आपका KVL। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, ये था उनमें से दूसरा नियम। तो यहाँ कुछ नियम और उनके आधार या सिद्धांत दिए गए हैं। KCL दिया गया है, किरचॉफ का पहला नियम KCL किरचॉफ करंट लॉ आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर या धारा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। KVL किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली, ठीक है ना, बर्नौली जो होता है बर्नौली प्रमेय, ठीक है ना, बर्नौली प्रमेय जो बर्नौली थ्योरम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। लेंज का नियम जो होता है ये भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कूलाम का चुंबक संबंधी नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कूलाम का वैद्युत संबंधी नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत, ठीक है ना, इसमें है आपका E = mc², ठीक है ना, ये भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो कैपेसिटर होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो बैटरी होता है, ठीक है ना, बैटरी या सेल, ठीक है ना, बैटरी या सेल ये भी आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण समय अवधि में वितरित बिजली की कुल मात्रा को मापता है? एकीकृत परिपथ, रिकॉर्डिंग उपकरण, निरपेक्ष उपकरण, सूचक उपकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों एकीकृत परिपथ को हम इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं और ये होता है एनर्जी मीटर, ठीक है ना, समय के साथ बिजली की कुल मात्रा को KWH मीटर या फिर ऊर्जा मापी, ठीक है ना, ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर ठीक है ना, के द्वारा एनर्जी को मापा जाता है। इसको हम एकीकृत परिपथ या फिर इंटीग्रेटिंग सर्किट या समाकलन उपकरण भी कहते हैं, ठीक है। जो वैद्युत मापन उपयंत्र हैं ये मूल रूप से, ठीक है ना, जो मापन उपयंत्र होते हैं, ठीक है ना, क्या मापन उपयंत्र, ठीक है ना, जो मापन उपयंत्र होते हैं ये मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहले को हम निरपेक्ष, ठीक है ना, निरपेक्ष या एब्सोल्यूट कहते हैं और इसी को कहा जाता है प्राथमिक, ठीक है ना, प्राथमिक उपकरण। दूसरा जो होता है इसको कहा जाता है सेकेंडरी या द्वितीयक, ठीक है ना, द्वितीयक उपकरण, ठीक है। जो निरपेक्ष होते हैं इनको प्राइमरी या एब्सोल्यूट भी कहा जाता है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, और इसको सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट और इसी को प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो एक इकलौता एग्जाम्पल है ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इसका एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है। पुनः जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, जो द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन कौन से हैं 3? पहला होता है इंडिकेटिंग, ठीक है ना, जिसको हम सूचक भी कह सकते हैं। पहला होता है इंडिकेटिंग, सूचक उपयंत्र। इसके बाद होता है अभिलेखी, जिसको हम रिकॉर्डिंग भी कहते हैं, ठीक है ना, अभिलेखी, इनको हम रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। कौन से? रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं? इंडिकेटिंग होते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। और लास्ट में होते हैं इंटीग्रेटिंग या समाकलन प्रारूपी, ये होते हैं इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना,
इंटीग्रेटिंग समाकलन प्रारूपी। और इसमें आता है आपका एनर्जी मीटर, इसमें आता है ऊर्जा मापी, इसका इकलौता एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ऊर्जा मापी बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऊर्जा मापी किस प्रकार का उपकरण है, तो समाकलन या इंटीग्रेटिंग टाइप का है। जबकि अभिलेखी काम किया जाता है उत्पादन केंद्रों पर किया जाता है, ठीक है ना, उत्पादन केंद्रों पर किया जाता है। इसका उपयोग हम उत्पादन केंद्रों पर करते हैं। एनर्जी मीटर का उपयोग उपभोक्ता के परिसर में किया जाता है। जो सूचक होते हैं, सूचक इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, सूचक इंस्ट्रूमेंट दोस्तों बहुत सारे हैं, जैसे ए मीटर है, आपका वोल्ट मीटर है, ये सभी सूचक इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ठीक है ना। ए मीटर है, वोल्ट मीटर है, ठीक है ना, इसके बाद वाट मीटर है, इसके बाद मेगर है, ठीक है ना, मेगर है, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपके किसमें सूचक या इंडिकेटिंग डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। पावर फैक्टर मीटर भी है। उपयंत्र तथा उनके द्वारा मापे जाने, उनके द्वारा जो मापन किया जा सकता है, ठीक है ना, उनके द्वारा मापन, उपयंत्र तथा उनके द्वारा मापन। मेगर जो है, मेगर के द्वारा हम हाई रेजिस्टेंस मापते हैं, 0.1 मेगा ओम से ऊपर का रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है मध्यम प्रतिरोध मापने के लिए होता है। हेट्रोडाइन फ्रिक्वेंसी मीटर का उपयोग हम रेडियो आवृत्ति का मापन करते हैं। बीन ब्रिज का उपयोग धारिता और आवृत्ति को मापने के लिए करते हैं, ठीक है ना। इसको याद रख सकते हैं अवध से, ठीक है ना, अवध। ये हो गया आपका बीन ब्रिज, ठीक है ना, ये हो गया आपका सेंटर में हो गया बीन ब्रिज, ये हो गई आपकी क्या आवृत्ति, और ये हो गई आपकी क्या धारिता, ठीक है ना। ये फ्रिक्वेंसी, ये कैपेसिटी, और ये हो गया आपका बीन सेतु। तो बीन ब्रिज के लिए, बीन ब्रिज के द्वारा हम आवृत्ति और धारिता दोनों को माप सकते हैं, ठीक है ना। एनर्जी ऊर्जा मापी या एनर्जी मीटर, विद्युत ऊर्जा का औसत मान इसके द्वारा मापा जाता है। पिरानी गेज, इसका दूसरा नाम है हॉट वायर मीटर, ये गैसों के दाब को मापने के लिए किया जाता है। एसएससी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है दोस्तों। कैरी फास्टर ब्रिज के द्वारा क्या करते हैं, दो समान प्रतिरोधों का अंतर नापते हैं, ठीक है ना। एक बात दोस्तों याद रखना, जो डीसी सेतु होते हैं, डीसी सेतु, ठीक है ना, इनके द्वारा हम सामान्यतः रजिस्टेंस का मापन करते हैं। जो एसी सेतु होते हैं, ठीक है ना, एसी ब्रिज जो होते हैं, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, आर, एल और सी तीनों का मापन कर सकते हैं, ठीक है ना। डीसी सेतु के द्वारा केवल हम रजिस्टेंस मापते हैं, और एसी सेतु के द्वारा हम प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता तीनों का मापन कर सकते हैं। कुछ और भी हैं इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर। रोजेट गेज, इसके द्वारा एक से अधिक दिशाओं में मापन के लिए हम रोजेट गेज का उपयोग करते हैं। हैवीसाइड सेतु, इसके द्वारा म्यूचुअल इंडक्शन को मापा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है थर्मोकपल, ताप मापने के लिए हम थर्मोकपल का उपयोग करते हैं। पायरोमीटर, दूर से ताप मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, जैसे कि कोरोना नापने की जो मशीन होती है उसको हम पायरोमीटर कहते हैं। सूर्य का टेम्परेचर मापने के लिए भी हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ए मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर और मेगर, ये सब के सब कैसे हैं, सूचक या इंडिकेटिंग डिवाइस हैं। कैसे हैं, इंडिकेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग नहीं, इंडिकेटिंग डिवाइस हैं, ठीक है ना। सीआरओ के द्वारा क्या करते हैं, पीक टू पीक वोल्टेज या फिर करंट का मापन इसके द्वारा करते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली डिवाइस जो है ट्रांसड्यूसर होती है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित आरेख किसका आरेख है, जो ये चित्र दिया गया है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पृथक रूप से उत्तेजित एसी जनित्र, दूसरा ऑप्शन है एसी कंपाउंड जनित्र, तीसरा ऑप्शन है पृथक रूप से उत्तेजित डीसी जनित्र, चौथा ऑप्शन है एक डीसी कंपाउंड जनित्र। तो यहाँ ये तो पृथक जहाँ शब्द अगर आपको मिल जाए तो जान लीजिए कि उसमें आपको ये जो कुंडली लगाई गई है शंट फील्ड कॉइल, ठीक है ना, और आर्मेचर जो लगाया गया है ये दोनों अलग अलग रहेंगे, तो ये पृथक हो जाएगा। तो दोस्तों दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही रॉन्ग हो गए, ठीक है ना।
फिर यहाँ पर बोला गया है डीसी कंपाउंड जनित्र और एसी कंपाउंड जनित्र। तो एसी कंपाउंड जनित्र के विषय में आप लोगों ने बहुत कम ही पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको समझ में आ रहा है ये डीसी कंपाउंड, कंपाउंड मतलब होता है मिश्रित। तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड में जो होता है एक होती है सीरीज, ठीक है ना, और एक होती है शंट। दो प्रकार की इसमें वाइंडिंग का संयोग होता है, तो ये कंपाउंड हो जाता है। तो डीसी कंपाउंड जनित्र जो है यहाँ पर दोस्तों डीसी कंपाउंड जनित्र। अब इसमें कंपाउंड में भी दो प्रकार के जनित्र होते हैं, एक होता है लॉन्ग शंट, ठीक है ना, एक होता है लॉन्ग शंट और एक होता है शॉर्ट शंट, ठीक है ना, एक होता है शॉर्ट शंट। तो जब ये शंट फील्ड कॉइल सीरीज और आर्मेचर दोनों को क्रॉस करती है, ठीक है ना, जब ये शंट फील्ड कॉइल सीरीज और आर्मेचर दोनों को क्रॉस करती है तो हो जाता है आपका लॉन्ग, क्योंकि लंबाई ज़्यादा ग्रेड कर रही है। जब ये शंट फील्ड कॉइल जो है ये केवल आर्मेचर को क्रॉस करे, यहाँ से होकर के केवल आए, तो इसका मतलब ये हो गई शॉर्ट, ठीक है ना। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से अपना याद रखना, ठीक है ना। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट को भी बढ़िया तरीके से याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर है जो चित्र में दिखाया गया है, ये जनित्र है, ये जनित्र और मोटर। इसमें कैसे पहचान करेंगे, तो यहाँ पर जो ये एरो देख रहे हैं, इस एरो से क्या हो रही है, इस एरो से धारा बाहर की तरफ जा रही है। यहाँ पर धारा का जनरेशन हो रहा है, यहाँ से ये धारा जो है ये बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है ना, धारा बाहर जा रही है और यहाँ से इधर जा रही है, यहाँ से इधर जा रही है। ये दो कंडीशन है, तीन कंडीशन यहाँ पर दिखाई जाएंगी। तो ये जनरेटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना आउटपुट के लिए सप्लाई जा रही है और ये वाली जो करंट दिखाई दे रही है ये आपकी शंट फील्ड कॉइल में वापस जा रही है, ठीक है ना, शंट फील्ड कॉइल से होकर के जा रही है। अगर ये कंडीशन ऐसी नहीं होती, मोटर में क्या होता, तो मोटर की स्थिति कुछ अलग होती है। मोटर में पोजीशन क्या होता कि यहाँ पर जो है ना लोड नहीं होता है, ठीक है ना, ये लोड जो दिया गया ये लोड नहीं होता मोटर में। तो क्या होता है, यहाँ पर होती है इनपुट सप्लाई, ये एरो होगा अंदर को, ठीक है ना, और ये एरो अंदर को होगा और इधर से भी सप्लाई, जो ये एरो अंदर की तरफ होगा ये भी अंदर की तरफ होगा और यहाँ भी ये एरो अंदर के साइड में होगा, नीचे की साइड में, ठीक है ना। तो ये मोटर को प्रदर्शित करेगा। वर्तमान में यहाँ पर जनरेटर दिखाया गया है, क्योंकि एक और इसकी पहचान है, अगर लोड जुड़ा है तो जनरेटर है, ठीक है ना, वैद्युत लोड जुड़ा है तो जनरेटर है। अगर वैद्युत लोड नहीं जुड़ा है, यहाँ पर केवल टर्मिनल अकेले छोड़े गए हैं, ठीक है ना, और एरो मारा है या नहीं मारा है, वैद्युत लोड नहीं जुड़ा है, तो जान लीजिए कि वहाँ पर आपका मोटर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना इनकी दक्षताएं भी होती हैं। तो दक्षता जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दक्षता जो होती है डीसी मशीन की दक्षता जो है बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक के साथ, ठीक है ना, ट्रिक के साथ आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूं और आप लोग हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों जब शेयर करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम आपको इसी प्रकार से अच्छे वीडियो प्रदान करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।